So this is your question paper of last to last year. ठीक है, इसमें आपके पास है right. Okay, this is the question paper first semester का. ठीक है, so 60 marks का question paper है ये भी आपका. Write short notes of the following. So आपके पास पहला question है, ये आपके हर question 2 marks का है, इसमें 10 questions है and every question is of 2 marks, कोई choice नहीं है. ठीक है, what are shorthand assignment operators? So shorthand assignment operators क्या होते हैं आपके पास? Plus equal to, multiply equal to, divide equal to, mod equal to, and minus equal to. So which are assignment as well as arithmetic operators. ठीक है, so इनको हम shorthand assignment operators कहते हैं. तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको a sum is equal to sum plus number करना है तो आप उसको छोटा करके लिख सकते हो. So sum is equal to sum plus number की जगह पर हम लिख सकते हैं sum plus equal to number. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन. बाकी इसमें अगर कभी आउटपुट में क्वेश्चन आ जाए तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि मान लो अगर आपके पास इंट a 7 है, आपने लिखा a मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, सो ये तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 14. बट अगर लिखा होता a मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 प्लस 5, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं पहले. भाई ये 7 हो गया, 7 इंटू 7 49 होगा. तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सॉरी ऐसा ही होगा. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें प्लस की प्रेसिडेंस ज्यादा हो जाएगी. सो प्लस की प्रेसिडेंस ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन तो है लेकिन ये असाइनमेंट के साथ है और असाइनमेंट की प्रेसिडेंस लीस्ट होती है. तो पहले सब कुछ और एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद आपका असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा. तो यहाँ एडिशन पहले हो जाएगी, फिर जाकर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वो सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं है, वो असाइनमेंट मल्टीप्लिकेशन है जिसकी प्रेसिडेंस सबसे कम होती है. What is hash define and write it syntax? ये हमने अभी पिछले पेपर में भी डिस्कस किया. तो hash define is a preprocessor directive. इसका पर्पस होता है कि कंपाइलेशन से पहले काम करता है और इसके थ्रू आप कांस्टेंट बनाते हो और मैक्रो बनाते हो. तो आप यहाँ पर कांस्टेंट बना सकते हो, जहां जहां पर ये कांस्टेंट यूज होगा उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी. सेम वे वी कैन मेक मैक्रो. देन डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस. 2 मार्क्स में बहुत ही छोटा क्वेश्चन, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी बट दे हैव आस्क्ड इन 2 मार्क्स. सो आप सिर्फ डिफरेंशिएट कर सकते हो, पूरा एग्जाम्पल बड़ा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है. सो कॉल बाय वैल्यू में वैल्यूज ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स आर पास टू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स. इसमें एड्रेसेस ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स आर पास टू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स. चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक, चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड बैक. Name the language necessarily need heap allocation in the runtime environment and why. ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, बट अगर ये हीप एलोकेशन जैसा कुछ आ जाता है तो आप कह सकते हो दिस इज अबाउट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको लगे कि ये क्या ही पूछ लिया है, तो उसमें से कोई भी एक वर्ड अगर आपको समझ आ रहा हो ना, तो उससे रिलेटेड जो आता है वो लिखकर जरूर आना है, अनअटेम्प्टेड छोड़कर मत आना. So name the language necessarily need heap allocation in the runtime environment and why. So C language की बात कर रहे हैं तो obviously C language needs the memory allocation from heap. Heap का मतलब आपको नहीं पता, obviously आप semester 1 में हो, आपने अभी प्रोग्रामिंग शुरू की है. How do you know कि डेटा स्ट्रक्चर में हीप क्या होता है? तो ये क्वेश्चन यहाँ होना ही नहीं चाहिए था. दिस इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन. बट हीप का मतलब क्या होता है कि मेमोरी जब एलोकेट होती है तो जो सबसे बड़ा चंक होता है मेमोरी का, उसमें से वो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर देता है और बचे हुए चंक को वापस मेमोरी हीप में ऐड कर देता है. सो डोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस. अगर ये आएगा तो ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, then you have defined static storage class. So static variables are allocated when the function is called for the first time and it stays there till the end of the program. So इसका हम जब भी static explain करते हैं, we always make this very basic function कि आपने एक function बना के दिखा दिया void process, इसके अंदर आपने ले लिया है static int. just a sec. तो हम यहाँ पर ले लेते हैं static int count is equal to 0. then I do count plus plus और फिर हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे होते हैं फंक्शन कॉल्ड फॉर या फंक्शन कॉल्ड परसेंटेज डी टाइम्स. परसेंटेज डी टाइम्स का क्या मतलब है? तो पहली बार क्या होगा, फंक्शन कॉल्ड फॉर 1 टाइम, फंक्शन कॉल्ड फॉर 2 टाइम आना चाहिए. अगर ये स्टैटिक ना होता तो आप मेन में से चाहे इस फंक्शन को 10 बार कॉल करते, वो हर बार शो करता फंक्शन कॉल्ड 1 टाइम, फंक्शन कॉल्ड 1 टाइम. बट अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो वेरिएबल
स्टैटिक है। तो स्टैटिक का मतलब होता है व्हेन इट इज कॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स क्रिएटेड एंड देन इट स्टेज इन द मेमोरी। तो फंक्शन खत्म होने पर उसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, जब अगली कॉल होगी तो वो उसी को यूज करेगा, इसलिए फर्स्ट टाइम प्रिंट करेगा 1 टाइम, दूसरे टाइम प्रिंट करेगा 2 टाइम्स, उससे अगली बार होता है तो 3 टाइम्स। What is typecasting? We've done this. Changing type of value from one type to another is typecasting. It is of 2 type, implicit and explicit typecasting. आप example देके बता सकते हो। Again, this is out of syllabus. ये data structure के questions पता नहीं क्यों डाले हुए। Define self-referential structure. So self-referential structure का मतलब basically क्या होता है कि आप एक structure बना रहे हो, ठीक है, जैसे आपने student बनाया। अब इसके अंदर आप variables लेते हो, जैसे आपने admission number ले लिया, आपने name ले लिया। अगर आप बाय चांस इसी के अंदर इसी का ही पॉइंटर डिक्लेयर कर दो, ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर पी। सो इफ आई डिक्लेयर अ पॉइंटर, of the same type within the same structure, that is said to be self-referential structure. ये लिंक लिस्ट में चाहिए होता है, जो आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स मैंने लाइव कर दिया है उसके ऊपर, ऐप के ऊपर, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट 4 सब्जेक्ट्स इन दैट। सो आपके पास डीबीएमएस है, डेटा स्ट्रक्चर्स है, वेब डेवलपमेंट है यूजिंग पीएचपी और अप्लाइड मैथमेटिक्स है। सो वी विल बी कवरिंग ऑल ऑफ 4 सब्जेक्ट्स इन योर सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। बट ये डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नहीं है। दिस इज कॉल्ड, और ये आपको आएगा भी नहीं क्योंकि हम इसमें सी में पढ़ते ही नहीं है सेल्फ रेफरेंशियल मेंबर्स। Then name functions of standard library process.h. तो हमने वो किए थे exit and abort. So 2 marks का है, it's enough. Usage of command line arguments. Command line arguments क्या होते हैं? जो main में हम receive करते हैं, ठीक है। So जब आप मेन में मेमोरी मेन में आर्ग्यूमेंट रिसीव करते हैं उनको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, और वो कहाँ से आते हैं? डॉस प्रॉम्प्ट से आते हैं। अगर हमारा प्रोग्राम टर्बो सी में डॉस प्रॉम्प्ट से रन हो रहा है तो वहां पर जाकर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं जो कि होते हैं आर्ग सी एंड आर्ग वी। सो आर्ग सी स्टैंड्स फॉर आर्ग्यूमेंट काउंट। सो ये कोई कीवर्ड नहीं है, बट हम इसका ये नाम देते हैं ताकि ये कन्वेंशनली हमें पता हो कि क्या चीज है। सो इट्स ऑफ टाइप इंटीजर। आर्ग्यूमेंट काउंट मतलब कमांड प्रॉम्प्ट से कितनी वैल्यूज भेजी गई हैं exe फाइल के साथ। So that is the number of command line arguments received. That's argument count. And ये आपका 2D array of strings है basically. So इसमें बहुत सारी strings होती हैं। argv0 पे एक string होगी, argv1 पे. So this is an array of strings holding the arguments. तो argv0 पे तो फाइल का नाम ही होता है। argv1 पे आपके पास पहला आर्ग्यूमेंट होगा, फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा, तीसरा आर्ग्यूमेंट होगा, और इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? जब हमें प्रोग्राम्स को डॉस से रन करना है और हम यूजर से स्कैनफ वगैरह के थ्रू इनपुट नहीं ले रहे, हम डॉस से ही इनपुट ले रहे हैं कि इनिशियल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले इनपुट चला जाए, तो वहां पर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। डिफाइन मेमोरी एलोकेशन फॉर स्ट्रक्चर एंड एरे। वो आप बता दो कि स्ट्रक्चर जब डिफाइन होता है उस टाइम पे कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती। जब स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर होता है तब उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं एज अ टोटल ऑफ ऑल मेमोरी इज एलोकेटेड। फिर आपको ऐसे ही एरे का बताना है कि एरे को मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। यूनिट 1 में आपके पास है राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ अ नंबर इज सेट और नॉट, ठीक है। सेकेंड पार्ट है एक्सप्लेन नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर विद एन एग्जांपल। सो नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर बोला है, ये नहीं बोला कि नेस्टेड इफ एक्सप्लेन करना है या नेस्टेड लूप एक्सप्लेन करना है। तो आप दोनों कर सकते हो या दोनों में से कोई एक भी कर सकते हो। बेटर है, टाइम है तो दोनों कर दो। अब पहला वाला जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो आपको तब याद होगा ना जब आपको बाइनरी याद होगा। तो अगर आपके पास एक नंबर है, मान लो 27, ठीक है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? ऐसे। सो यहाँ पे क्या आएगा? 16 का, हाँ 6 का आ गया 3 1 2 6 12, रिमाइंडर इज 1। तो बेसिकली ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है? राइट मोस्ट बिट। सो राइट मोस्ट बिट इज योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि ये 2/0 पे आता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं किसी भी नंबर को सिर्फ 2 से मॉड कर दूं तो मेरे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ जाती है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। तो आपके पास नंबर है, आपने नंबर मॉड 2 करना है। अगर नंबर मॉड 2 1 आया तो आप कहोगे कि हाँ भाई इस नंबर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेट है। सेट का मतलब होता है 1 होना। तो अगर नंबर मॉड 2 1 आता है तो हम कहेंगे यस, इस नंबर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज सेट, और अगर 0 आता है तो इट इज नॉट सेट। बस इतना सा था,
बस ये वर्डिंग समझ आनी जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन को सेम होता कोड, अगर वो पूछ लेते बताओ नंबर इवन है या ऑड है ना, 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर तो चेक कर रहे हो, यहाँ भी 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही चेक कर रहे हो, बट उन्होंने क्वेश्चन ही बदल दिया, तो जिस बंदे को FIT में से ये नहीं पता है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है, वो इसको कर ही नहीं पाएगा। एक्सप्लेन लेबल्ड कंटिन्यू स्टेटमेंट विद फ्लो डायग्राम, ठीक है। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी है, लेकिन लेबल का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जब हम कंटिन्यू या ब्रेक यूज करते हैं तो वो करंट लूप से बाहर आता है। अगर आपको उसके बाहर वाले लूप से एग्जिट करना है या उसको रिपीट करना है विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यू, तो हमें लेबल्ड कंटिन्यू का यूज करना पड़ता है। आप देखो, write a program to check whether the number is even or odd and print using the go to statement. So labeled continue को आपको शो करना है, तो आप कुछ भी ऐसे शो कर सकते हो, for I is equal to 1, I less than equal to 10, I plus plus, इसका लेबल है मान लो ABC। फिर इसके अंदर आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं एंड यू हैव अनदर लूप। यहाँ पर आपने कुछ भी चेक किया हुआ है कि अगर I plus J mod 5 is equal to 0, so we write continue ABC। so continue ABC से क्या होगा, वो इधर आ जाएगा, इधर नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट वो इधर आता, पर लेबल्ड का मतलब है continue ABC, so it should go over here, ठीक है। अब वो कह रहा है इवन और चेक करो और गो टू से प्रिंट कराओ, तो आप क्या करोगे, इफ नम, ऑब्वियसली इससे पहले हम नंबर को इनपुट वगैरह सब कुछ कराएंगे, इफ नम मॉड 2 इज इक्वल टू 0, गो टू ABC, अदरवाइज मैंने प्रिंट कर दिया %d इज ऑड, यहाँ पे बना दिया ABC, यहाँ पे लिख दिया गो टू XYZ, और यहाँ ABC में लिख दिया, मतलब ये तो उल्टा कान पकड़ने वाली बात है, ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया है गॉड नोज, बट इसका कोई सेंस नहीं है। सो इसमें क्या होगा, अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो गो टू ABC, हम यहाँ आ जाएंगे, प्रिंट करेगा नंबर इज इवन, और फिर खत्म हो जाएगा। पर अगर नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो यहाँ आ जाएगा, प्रिंट कर देगा नंबर इज ऑड। अब अगर मैं ये गो टू ना लिखूं तो फिर वो इवन भी प्रिंट कर देगा, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया गो टू XYZ, यहाँ से वो XYZ पे आ जाएगा और खत्म हो जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन प्रिंट इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। सो गो टू में लेबल देना जरूरी होता है, सो पहले हमें लेबल डिफाइन करने पड़ते हैं। लेबल कैसे बनता है, ऐसे, अगर कंडीशन मैच होती है तो हम उस लेबल पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। अब इसमें यूनिट 2 पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, राइट अ C प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ एरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर। सो दिस इज वेरी इजी, यू हैव डन दिस अर्लियर। तो आपको सिर्फ एक एरे इनपुट कराना है और आपको उसका सम निकालना है, ठीक है। पॉइंटर लेने के लिए आप एक पॉइंटर ले सकते हो P, उसमें एरे का नाम ही असाइन कर दो चाहे, तो नेम ऑफ द एरे is also a pointer because it holds the base address of the array. So आप जो AI लिखते हो उसकी जगह पर आप *A+I लिखोगे, सेम कोड रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। एक्सप्लेन द पॉइंटर टू इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन, वो हमने अभी जो पिछले वाले पेपर में क्वेश्चन किया था जिसमें पॉइंटर की हेल्प से फंक्शन को कॉल कर रहे थे, वो भी दे सकते हो, और इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन है तो कॉल बाय रेफरेंस भी एक्सप्लेन कर सकते हो। Then write a program to find out maximum number in an array using pointer. Again, we've done this. What are callback functions and how functions can be passed to other functions as arguments? ठीक है, तो आप एक फंक्शन को भी पास कर सकते हो एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन, उसके लिए वो रिसीव एक फंक्शन पॉइंटर में होना चाहिए। Then है write a C program to access members of a structure using pointers. So ये भी आपने पूरा प्रोग्राम किया हुआ है, तो जब भी स्ट्रक्चर के पॉइंटर्स होते हैं तो हम डॉट की जगह पर एरो का साइन यूज करते हैं, तो S डॉट एडमिशन नंबर की जगह आप S एरो एडमिशन नंबर लिखोगे, S एरो नेम लिखोगे। तो आप कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाओगे, उसका पॉइंटर डिक्लेयर करके उसको मैलॉक की हेल्प से डायनामिकली मेमोरी हम एलोकेट कर सकते हैं, और फिर हम उसको रीड या राइट करके दिखा सकते हैं। Why do we need file handling? Right types of files and functions in the file operation. So file handling क्यों चाहिए? For secondary storage of data. You want to store the data permanently and वहां से आप वापस read कर सको. That's why we need file handling. ठीक है? Write a C program using
पासिंग स्ट्रक्चर बाय रेफरेंस। तो मैं ये आपको एक बता ही देती हूँ, इसमें ये दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। एक्सप्लेन फाइल पोजिशनिंग फंक्शन। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है सीक और एक होता है टेल। सो एफ सीक एंड एफ टेल। सो एफ टेल आपको बताता है कि फाइल पॉइंटर है कहाँ पर। सो जब आप एक फाइल में से रीड कर रहे हो तो उसको ध्यान रखना पड़ता है ना कि हम किस लोकेशन पे हैं, कहाँ से रीड हो रहा है, कहाँ पे राइट हो रहा है। सो एफ टेल टेल्स अस द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर एंड एफ सीक की हेल्प से आप फाइल पॉइंटर को फाइल में किसी भी पोजीशन पर, किसी भी बाइट नंबर पर लेके जा सकते हो। आपको उसी को एक्सप्लेन करना है। Write a C program to calculate the sign of an argument. So math.h include करोगे और sign function होता है वो use करके दिखाना है आपने। String library functions बताने हैं तो string copy, string concatenate, string compare जो भी functions है वो आप explain कर दोगे। Choice में है write a program in C that write 10 integers in data.txt file and copy into duplicate। ये अभी हमने file handling के one shot में किया था, how to copy into another file। उससे पहले बस आपको 10 integers file में write कराने हैं। अगेन डिफाइन वर्चुअल फंक्शन इज आउट ऑफ द सिलेबस। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके सी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो ये आप नहीं कर सकते हो, वर्चुअल फंक्शन सी प्लस प्लस का कंसेप्ट है। एनी हाउ, सो आई होप यू डोंट गेट एनी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस इन दिस पेपर। अब मैं आपको स्ट्रक्चर का बता देती हूँ कि पॉइंटर्स के साथ कैसे यूज करना होता है। देखो, आप अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर लेते हो, आपने कोई भी स्ट्रक्चर लिया, स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स ही ले लेते हैं, मान लो स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है। मैं आपको कहती हूँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपको ऐड करके रिटर्न करना है रिजल्ट। तो देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट भी तो कराने। अब मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया टाइप डेफ कॉम्प सी स्मॉल ए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया वॉइड इनपुट। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इनपुट फंक्शन में कॉम्प को रिसीव करती हूँ तो इसके अंदर चेंजेस होंगे, पर क्या वो चेंजेस अपने आप रिफ्लेक्ट होंगे वापस? नहीं होंगे। आप इनपुट तो इसके अंदर कर रहे हो ना। अगर आप ऐसे बना लेते हो, हम फंक्शन को पहले डिफाइन कर सकते हैं पूरा का पूरा, तो हम यहाँ पे ही डिफाइन कर लेते हैं। हमने उसको पूछा एंटर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो अगर आप यहाँ पे उससे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट पूछ रहे हो और आप उसको इनपुट करा रहे हो, तो वो इनपुट तो इस x के अंदर होंगे ना, ये तो कॉल बाय वैल्यू है। तो इस x में जो इनपुट होगा वो वापस मेन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो मुझे इसको कैसे लेना पड़ेगा? एज अ पॉइंटर। तो जब आप स्ट्रक्चर का पॉइंटर लेते हो तो आप डॉट की जगह पर एरो सिंबल के थ्रू उसको एक्सेस करते हो। नॉर्मल पॉइंटर्स में हम एक्सेस करते हुए स्टार लगा लेते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्स में एक्सेस करते हुए स्टार नहीं आता। यहाँ पर स्टार नहीं आएगा, बस जहां पर डॉट आता था उसकी जगह पर आपको एरो साइन यूज करना पड़ेगा। शो के केस में मुझे पॉइंटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि शो में मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, ठीक है। सो सिंस आप सिर्फ दिखा रहे हो तो वहां पर आप पॉइंटर नहीं भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हम ऐसे ले सकते हैं उसमें नॉर्मल डॉट रियल डॉट इमेजिनरी। पर अगर आप चेंजेस कर रहे हो सो ऑब्वियसली इट हैज टू बी रिसीव्ड बाय रेफरेंस। तो अब आप इसको अगर मेन में लेते हो and you have to input 3 complex numbers and print 3 complex numbers. So आपने C1, C2, C3 ले लिया। अब आप इनपुट को जब कॉल करोगे तो आपको एड्रेस ऑफ C1 भेजना पड़ेगा। सो वो एड्रेस जाके रिसीव होगा पॉइंटर में। जो चेंजेस वहां होंगे वो चेंजेस वापस यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो चेंजेस वहां पे होते और यहाँ कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता। मैं शो कराती तो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कोई भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाती है। वी डोंट वांट द गार्बेज वैल्यू टू बी प्रिंटेड। सो हमें वो नहीं चाहिए। सो वी नीड कि वहां पर प्रॉपर वैल्यूज आपकी आनी चाहिए। सो जब भी आप स्ट्रक्चर्स को फंक्शंस में पास करोगे और उसके अंदर आपको चेंजेस चाहिए तो इट हैज टू बी पास्ड बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस पास होगा तभी चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, अदरवाइज चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। सो दैट्स हाउ वी कैन कोड फॉर दिस, ठीक है। में okay, you have this another question paper for C programming, ठीक है। So question 1 is compulsory, attempt 1 question from each unit. So इसमें क्या पूछा है? What are data types? Explain basic data types with their associated range. तो आपको इसमें integer, character, float explain करना है। उसकी रेंज कितनी होती है एज पर देयर साइज आपको बताना है। सो सिंस यहाँ पे डेटा टाइप पूछा है तो आप इसमें बताओगे इंटेजर्स के लिए इंट भी होता है,
लॉन्ग भी होता है, अनसाइंड इंट भी होता है. तो यू हैव टू टेल देयर नंबर ऑफ बाइट्स. जैसे बाय डिफॉल्ट 2 बाइट्स पुराने कंपाइलर में था, फिर ये 4 बाइट्स है, ये 2 बाइट्स है, इसकी रेंज कितनी हो सकती है, ऐसे फ्लोट, ऐसे ही कैरेक्टर. एक्सप्लेन स्विच ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. Differentiate between call by value, call by reference. Again, we discussed in the previous paper. तो आपको ये 5 मार्क्स का है अब, तो आप इसमें कोड भी अपना पूरा लिख के बताओगे. 4 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच. तो आपको स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स वाला कोड हो गया, या जो भी कोड है आपको लिख के एक्सप्लेन करना है कि आपका कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है. स्टोरेज क्लासेस के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता ही आता है. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. सो आपको स्टोरेज क्लासेस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आना ही है. तो स्टैटिक पिछले वाले पेपर में भी था, इसमें स्टैटिक और रजिस्टर दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है. तो स्टैटिक मैंने अभी आपको बताया ही था, और रजिस्टर क्या होता है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर कि हम इसको ALU में स्टोर करना चाहते हैं रजिस्टर में, ताकि इसकी जो एग्जीक्यूशन है और फास्ट हो सके. कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट सेम चीज, ठीक है. So what are the different loop control structures used in C language? Explain all of them with suitable example. यही पूरा कर सकते हो 10 नंबर का, आराम से इसको एक्सप्लेन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो फॉर वाइल डू फाइल along with the syntax along with the examples आप इसको एक्सप्लेन करोगे. या फिर आप कर सकते थे different type of operators, write a program to find largest and smallest in the integer array. We have done this program a few days back, है ना. और ये different type of operators में यूनरी, बाइनरी, टर्नरी. यूनरी के अंदर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड निगेशन, और फिर बाइनरी में आपके सारे आ जाएंगे, रिलेशनल, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, एंड टर्नरी में कंडीशनल ऑपरेटर. ठीक है, ये पेपर ज्यादा इजी है. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एरेज, हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज 2-डायमेंशनल एरे, हाउ इट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी. अब ये जो पूछते हैं ना हाउ इट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी, इसमें आपको वो दोनों चीजें बतानी है, रो मेजर एंड कॉलम मेजर. वैसे तो रो मेजर में ही स्टोर होता है, पर थ्योरी में इट्स बेटर यू टेल इट. चाहे एक लाइन में बताओ, लेकिन बताओ जरूर. Write a program to display first n prime numbers. You've done this program number of times. वैसे भी कल हम एक स्पेशल क्लास रख रहे हैं जिसमें हम सिर्फ प्रोग्राम्स ही करेंगे, जो भी पेपर में बार बार पूछे जाते हैं. Differentiate between array of pointers and pointer to an array with examples. So array of pointers आप explain करोगे, जैसे कि अगर ये है तो that means it's an array of pointers. इसमें 10 pointers store हो सकते हैं for integer variables. Whereas pointer to an array is कि ये एक पॉइंटर है, अब इसके अंदर आप किसी भी एरे का बेस एड्रेस डाल सकते हो. सो दिस विल जस्ट होल्ड द बेस एड्रेस ऑफ एन एरे. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, वही हैश डिफाइन, हैश इफ, वही सब. सो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. देखो हर पेपर में आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव तो पूछा ही गया है. देन है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर्स इन सी, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एम्प्लॉय स्ट्रक्चर विद एट्रीब्यूट ऑफ योर ओन चॉइस एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्ले इट यूजिंग अ फंक्शन. वही एम्प्लॉय वाला हमने भी 2 बार कर लिया प्रोग्राम, है ना, दोनों पेपर में था. फिर स्ट्रक्चर एंड यूनियन में डिफरेंस, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होता है. सो स्ट्रक्चर एंड यूनियन में क्या होता है, स्ट्रक्चर के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं सबका जो टोटल होता है उतनी मेमोरी एलोकेट होती है आपके स्ट्रक्चर वेरिएबल को. वेयरएज यूनियन में जिसको सबसे ज्यादा चाहिए होती है सिर्फ उतनी ही मेमोरी एलोकेट की जाती है. ठीक है, फिर दोनों का आप एग्जाम्पल बना के दिखा दोगे. जैसे एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बना दिया, यूनियन को आप वो इंसेंटिव वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो बना के दिखा सकते हो. ठीक है. देन एक्सप्लेन बिटफील्ड विद टाइप्स एंड विद एग्जाम्पल्स. तो इसमें आपको बाइनरी डेटा कैसे स्टोर करना है और बाइनरी डेटा में बिटवाइज ऑपरेटर्स कौन से होते हैं वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वाइट स्पेसेस, वर्ड्स एंड लाइंस इन अ फाइल. तो इसमें हम फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में. ठीक है, रीड मोड में फाइल को ओपन करेंगे और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए आप n ले लोगे जो कि 0 होगा, वाइट स्पेसेस के लिए ये 0 होगा, फिर आपके पास वर्ड्स भी 0 होगा और लाइन भी 0 होगा. आपको लूप लगाना है while not FEOF FP. FP इज ऑब्वियसली आप रीड मोड में फाइल खोल चुके हो, आपने कैरेक्टर को रीड किया, CH इज इक्वल टू F गेट CFP. आपके पास CH में कैरेक्टर आ गया. अब आपको बस चेक करना है कि इफ CH इज इक्वल टू स्पेस. ठीक है, तो क्या ऐड करना चाहिए, n तो हर बार ही इंक्रीज होगा क्योंकि जितनी बार आप रीड कर रहे हो उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं. अगर CH की वैल्यू \n है मतलब आपकी लाइन इंक्रीज हो रही है. यहाँ से मेरे को नहीं आ गया तो इफ में आएगी. ठीक है, तो इसको आज आप खुद ट्राई करोगे, कल प्रोग्राम्स करेंगे तो मैं इसको रन करके भी दिखा दूंगी. Explain 5 string manipulation functions in detail. Write a program to copy one string into another string without using the inbuilt function. तो स्ट्रिंग के फंक्शंस बताने हैं, लेकिन आपको फिर सिंगल सिंगल कैरेक्टर करके एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में एक कॉपी करना है. और फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइब्रेरी.
फंक्शंस विद एग्जाम्पल। तो आपको ये जो 5 फाइल्स के नाम लिखे हुए हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो हर फाइल का पर्पस क्या है और उसमें से कम 2 फंक्शंस तो आप एक्सप्लेन करोगे ही। That is it. So this was your paper. So I hope clear है ये।